देखो आज हमारी ये तीसरी क्लास है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हम ये वाला चैप्टर चला रहे हैं। इसके नोट्स वगैरह सारा कुछ मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन मेरी एक रिवीजन वीडियोस भी आएंगी। ठीक है। तो आपको वेट करना है उन वीडियोस का भी। और साथ के साथ अपने कंसेप्ट डेवलप करने हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। टीएस। मैं संदीप गर्ग को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है जी। संदीप गर्ग है। आप किस बुक को प्रिपेयर कर रहे हो? आप देख लो। इस तरीके से मैं तो संदीप गर्ग को फॉलो कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप संदीप गर्ग के राइटर से ही पढ़ें क्योंकि इस पर काफी अच्छा है कंटेंट है। ठीक है। बाकी और भी राइटर कोई बुरे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ या किसी की तारीफ कर रहा हूँ कि आप उसी की बुक खरीदो। ठीक है। आपको मैं तो कहूंगा कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये पीडीएफ है। ठीक है, ये आपको मिलेंगी। प्लस नोट्स में भेजूंगा आपको, वो भी मिलेंगे। रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी। आपको कुछ नहीं लेना, आप फटाफट अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो फिर भी ले लेना। 100-200 रुपये खर्च करने तो 300-400 रुपये जो भी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा था सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का। मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था। डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर बात करी थी हमने कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देन उसके बाद थोड़ा सा हमने पढ़ा था रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है जी। कि रेसिडेंट कौन कौन हो सकते हैं। फिर मैंने सिटीजन के बारे में बताया था कि सिटीजन कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सिटीजन है बाय बर्थ, अगर जिस कंट्री में पैदा हो गए उसी के सिटीजन। ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। हम मैं यहाँ पे चल रहे थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, अब जितनी भी क्लासेस, अब जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपको, अब ये नेशनल इनकम से रिलेटेड चीजें आ रही हैं यहाँ से। इसलिए मैंने पिछली क्लास 1 घंटे की नहीं ली थी पूरी। आज मैं बस इस चैप्टर को पूरा खत्म करूंगा, देन आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या होगा। फिर नेशनल इनकम के यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, कट टू कट चीजें आ रही है धीरे धीरे करके। तो ध्यान रखना है कि भाई अब ढील नहीं छोड़नी, तरीके से करना है। क्योंकि वो क्वेश्चन निकल गया आज से ना, उसी के लिए हम ये बुक पूरी तैयार कर रहे होते हैं एक तरीके से, है ना। तो करते हैं अच्छे से। डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट समझना। कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा। एंड नेशनल प्रोडक्ट, इसी से तुम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा रहे हो कि यार डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो चीज बनती होगी और नॉर्मल रेसिडेंट, इससे क्या कनेक्शन हो सकता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का और नेशनल प्रोडक्ट का। नेशनल भी देश का ही होता है, ठीक है, और डोमेस्टिक भी देश का ही होता है। तो समझेंगे पर डिफरेंस क्या है दोनों। कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प टू एस्टिमेट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बता रहा है इसका मीनिंग। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं यहां चल रहा हूं, अगर किसी को लगे कि पता नहीं चल रहा है तो ये है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी of production units located in the economic territory in respect of fact whether carried out by the resident or non-resident। भैया इंग्लिश में तो आपने पढ़ दिया, ये है क्या? मेरे समझ में ही नहीं आया। दोबारा पढ़ते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स, तो आप देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब हमारे जो देश के अंदर की जितने भी इकोनॉमिक टेरिटरी होगी बिजनेस, इन रेस्पेक्ट ऑफ फैक्ट। इन रेस्पेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन रेस्पेक्ट ऑफ फैक्ट वेदर कैरिड आउट बाय द रेसिडेंट कर रहा है इंडिया का या कोई और बना रहा है। अगर वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है, देन तब वो क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मींस, अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या है। इट मींस फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन नेशनल्स लाइक होंडा, पेप्सी एटसेट्रा एंड बाय इंडियन नेशनल लाइक Patanjali, Reliance, Tata, etc. within the domestic territory of India will be added to get the domestic product
will be added to get domestic product without distinguish between the national and non-national. The money value of domestic product term as domestic income. अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बेच देंगे तो उसको अगर मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे तो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। ये हालांकि नेशनल इनकम से रिलेटेड चीजें हैं, धीरे धीरे नेशनल इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, बट हम कर अभी भी सेकंड चैप्टर रहे हैं, सीक्वेंस हमारा वही है जहां पर हमने छोड़ा था। इसने बोला चाहे कोई भी फॉरेन कंपनी हो, अगर इंडिया के अंदर कोई भी चीज कर रही है या वो प्रोडक्शन कर रही है, कुछ भी चीज बना रही है और उसको बेच रही है, अगर जो बना रही है उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, उससे इनकम कमा रही है तो वो डोमेस्टिक इनकम है। इतनी से टॉपिक में, ये सारे टॉपिक में यहां से यहां तक यही चीज है। ओके, अच्छा भैया, तो आगे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। लेट्स सी नेशनल प्रोडक्ट। द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प to estimate national product. National product includes production activity of normal resident irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside territory. एक तरीके से ये आउटसाइड इट है ना, तो इसको आउटसाइड टेरिटरी भी पढ़ सकते हो आप, चाहे वो इकोनॉमिक के अंदर हुई हो, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हुई हो या बाहर हुई हो, बट वो किसने किया था? कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। अच्छा, ये नॉर्मल रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था, नॉर्मल रेसिडेंट बताया था कि अगर कोई पर्सन इंडिया का निवासी है, सिटीजन भी है और वो इंडिया के अंदर रहता भी है 182 डेज, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से, अगर इसके हिसाब से देखें तो वन ईयर, मोर देन 1 ईयर अगर कोई पर्सन रहता है इंडिया के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। नॉर्मल रेसिडेंट बन गया और वो कोई भी चीज करता है। National product includes production activity of normal resident in respect of fact whether performed within the economic territory or outside territory। चाहे उसने इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर बनाया हो या नहीं बनाया हो, इसको इंक्लूड क्यों करेंगे हम नेशनल प्रोडक्ट के अंदर? क्यों कर रहे हैं ऐसा? रीजन बीइंग क्योंकि ये नॉर्मल रेसिडेंट है। नॉर्मल रेसिडेंट ही आप पता लगा सकते हो कि ये हमारे देश का निवासी है, मीन्स हमारे देश में ये ज्यादातर रहता है, खाता है, पीता है, सारी चीजें करता है, तो उस पर्सन को हम नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। वो जरूरी नहीं है वो इंडिया का ही हो, वो कहीं का भी हो सकता है, बट इंडिया के अंदर वो मोर देन 1 ईयर अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर रह रहा है और वहीं खाता है, पीता है, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया का, वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो वो कोई अगर एक्टिविटी कर रहा है या कोई वो प्रोडक्शन कर रहा है या कोई यूनिट बनाता है, तो उस यूनिट से जो भी प्रोडक्ट मिलेगा या बनाएंगे तो उसे नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे, और उसी से जो भी वो वैल्यू में कन्वर्ट करेगा उसे, तो हम उसे नेशनल इनकम कहते हैं। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट? यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक आपको, देखो, मैंने आपको बताया डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन बताया नेशनल प्रोडक्ट, दोनों में मैंने बताया आपको अभी डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होगा, मींस इन आवर कंट्री इकोनॉमिक टेरिटरी जहां तक भी लगेगी, जैसे वाटर का कुछ हिस्सा भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा। बट दूसरे केस में जो नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं वो है नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ क्यों लिया गया उसका रीजन मैंने आपको बताया है। नॉर्मल रेसिडेंट इसलिए लिया जाता है, किस लिए? नॉर्मल रेसिडेंट से जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो वो इंडिया के अंदर ही है, एक तरीके से पता चले नॉर्मल रेसिडेंट इतना बनना आसान नहीं है, कोई भी पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट हम जैसे हैं, हम हैं, अगर इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और बाहर का पर्सन भी नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है, वो हमने कंडीशन पढ़ी थी। तो वो भी जो भी वैल्यू जनरेट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे।
यहां से जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ोगे आप तरीके से समझना चीजों को। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, अच्छा टॉपिक है। फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम, ये इनकम टैक्स में भी आपको पढ़ने का मिलेगा। अगर आप कोई भी जैसे 12th के बाद जो भी कोर्स करोगे, बीकॉम भी करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे या कुछ भी करते हो वट, आपको ये सारी चीजें दोबारा से मिलेंगी पढ़ने को। तो वहाँ थोड़ी एडवांस लेवल में मिलेंगी, ठीक है। तो फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम, फैक्टर इनकम होती क्या है। फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, एंटरप्राइज हो गया, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, उसे हम फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टरिंग सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी प्रोडक्शन में लगता है, ठीक है जी। देखते हैं क्या क्या लगता है, मैंने बताया आपको ये लगता है, बट अभी आप बुक की लैंग्वेज देखते हैं क्या कहता है वो, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा जी, पहला पॉइंट ये कह रहा है, पहला पॉइंट मेंशन करते हैं। हाँ जी, इट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस ऑफ लैंड। मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस ऑफ लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइजेस हो गया। एज अ फैक्टर इनकम इज अर्न फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज बायलैटरल इनकम। ध्यान रखना ये कभी कभी दे देता है कि बायलैटरल इनकम क्या होती है। अगर कोई भी प्रोडक्शन हम करते हैं, यहां पे लिख दो, अगर आप कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस बोल दो, कर रहे हो, उससे जो भी इनकम अर्न होगी। देखो अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, आप समझना, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन में जितनी भी चीजें लगेगी, यहाँ पे आपका लैंड भी हो सकता है, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी इस सर्विस को देंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे, और उससे कुछ ना कुछ इनकम भी तो कमाएगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन करा और इनकम नहीं होगी। प्रोडक्शन करने से कुछ ना कुछ हमारी इनकम भी जनरेट होती है। कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे हम सेल भी तो करेंगे, फिर जब हम सेल करेंगे उससे कुछ ना कुछ इनकम आएगी। ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं, वायलेटरल कहते हैं। नाम दे दिया, इट इज अ वायलेटरल इनकम। देखना, इट इज रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस। ये क्यों रिसीव हो रही है, हमने क्या करा था, फैक्टर सर्विस दी थी। किसको दी थी, फैक्टर प्रोडक्शन को। मतलब किसी कंपनी को मान लो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई है, लैंड दिया है, लेबर दिए, कैपिटल दिए, ये सारी चीजें, तो एज अ फैक्टर इनकम इज अर्न फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज अ बायलैटरल इनकम। तो बायलैटरल इनकम कभी आ जाए और एमसीक्यू दे दे या फिल इन द ब्लैंक दे दे, तो आपको बताना होगा बायलैटरल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो कि हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस दी होंगी, उसके बदले हमें कोई भी इनकम मिली होगी, उसे हम बायलैटरल इनकम कहते हैं। चलो, सेकंड, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, देख सुनना ढंग से, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। सपोज दैट मी, आई एम अ नॉर्मल रेसिडेंट, आई एम वर्क इन इंडिया, आई अर्न इन इंडिया, और मैं खर्च भी क्या करता हूँ, आई स्पेंड इन इंडिया। मैं खा भी इंडिया में रहूं, मैं पी भी इंडिया में रहूं, मैं खर्च भी इंडिया में रहूं, और कमा भी मैं इंडिया में ही रहूं। तो ऐसी इनकम को इंक्लूड करेंगे इन आ नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तो नेशनल इनकम में देश की इनकम, नेशनल इनकम का मतलब होता है देश की इनकम। देश की इनकम में क्या क्या जोड़ेंगे, क्या क्या नहीं जोड़ेंगे, हम एक इंडिविजुअल की इनकम जोड़ते हैं। जैसे मैं मान लो, सपोज दैट
80,000 कमा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 का कमा रहा है, कोई कुछ नहीं कमा रहा है। तो जब देश की इनकम निकाली जाती है, मान लो पूरे देश में इनकम कमा रहे हैं लोग ऐसे करके अप्रोक्स, फिर उसे डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो एक पता चलता है हमारा पर कैपिटा इनकम। अगर आप गूगल पर चेक करते हो कि हमारे देश की जो पर कैपिटल, पर व्यक्ति आय बोलते हैं जिसे, वो कितनी है, तो आपको पता चल जाएगा। $1 में रेट देगा वो, गूगल पे आप सर्च करोगे कभी भी, तो इससे हमारा देश का हालात पता चलते हैं कि कौन बंदा कितने रुपए कमा रहा है। वैसे देश तरक्की पे है, काफी लोग तरक्की पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, बट अमीर अमीर होते जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो वहीं रहते जा रहे हैं। क्यों? रीजन एंड डिफरेंट चीजें सोचते हैं, उनका स्टाइल होता है, वो पैसा खर्च करते हैं। अब जैसे नई नई चीजें आ रही हैं, पहले इतने रिसोर्सेस नहीं थे, अब रिसोर्सेस हैं, अब आप दम लगा के पढ़ोगे तो किसी को भी बीट कर सकते हो। पहले क्या था, वो ही नहीं मिलते थे, साधन ही नहीं होते थे हमारे पास, किसी को बीट करें, किसी अमीर आदमी से कौन वो करें कंपटीशन, बट नाउ यू कैन डू इट। मैं भी बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल घर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हो गया। इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम, ध्यान रखना, इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं बताऊंगा क्या कह रहा है, अभी रुक जाना, आराम से तसल्ली समझना। while it is the factor payment from the viewpoint of producer of goods and service। ये कह रहा है कि आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, एक बंदा दे रहा होता है, एक बंदा ले रहा होता है, ठीक है। आप समझो कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो और आप सर्विस ले रहे हो, है ना। तो अब ये देश के अंदर कैसे जुड़नी चाहिए, एक फैक्टर सर्विस ले रहा है, एक दे रहा है, आपने सर्विस दी फैक्टर सर्विस, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलेगा। अच्छा, ये भी तो प्रोडक्ट बना रहा है, ये भी तो सेल करेगा अपना, इसको भी पैसा आएगा। इस पे जो फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, ये जो पेमेंट कर रहा है और इसको जो इनकम हो रही है, जो पेमेंट माइनस करके इसकी इनकम जोड़ी जाएगी। ये नहीं कि आप देखो इसकी भी इनकम जोड़ दूं मैं और इसकी भी इनकम जोड़ दूं, इन लोगों को जो मिल रही है वो ऐसे नहीं होगा। पहले उसकी कॉस्ट को माइनस करा जाएगा, जो नेट इनकम जुड़ेगी वो जुड़ेगी उसकी इनकम में। ये नहीं कि आप कुछ भी इनकम जोड़ दो। वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इट शुड बी नोटेड फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट। दो चीज होती है, एक के लिए तो कोई किसी के लिए इनकम बनेगी और एक के लिए इनकम और एक के लिए पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, इन सब चीजों के लिए जो पेमेंट करी जा रही है, जो सर्विस ली थी उसके लिए। फैक्टर इनकम क्या होती है, अब इनसे हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमारे लिए फैक्टर इनकम है, इन्हीं के जो थ्रू मिल रही है। अगर भैया क्या कंफ्यूज कर रहे हो, फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट कुछ नहीं है, दोनों सेम वर्ड है। समझो, जो प्रोडक्शन के लिए जो भी साधन लिए होंगे, जो भी साधन, लैंड हो गया, लेबर होगी, कैपिटल हो गई, अभी कहीं ना कहीं से ली होगी, इसके बदले इनको पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। किसको पेमेंट करना पड़ रहा है, फर्म को। तो फर्म के लिए तो ये फैक्टर पेमेंट है। अच्छा, ये जिसको मिल रही होगी, जिसका लैंड है, जिसने लेबर भेजी, जिसको कैपिटल भेजी, वो जिसको मिल रही होगी उसके लिए ये क्या है, इनकम है। तो वो यही कह रहा है कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, किसी के लिए इनकम है और किसी के लिए पेमेंट, आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। इट इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर, फैक्ट ओनर, लैंड किसका है, ओनर का है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन लेता है, ओनर, ठीक है, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वाइल
इट इज द फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रोड्यूसर, जो गुड्स बना रहा है, जो सर्विस बना रहा है। मैंने बताया था फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाएगी, फैक्टर पेमेंट। क्लियर है? क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा मान लूं तो मैं क्लियर है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट्स which are needed to produce goods and service. They are broadly categorized under the four heads. ये कौन कौन से हो सकते हैं, एक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और ये इंटरप्रेन्योर है। ठीक है जी, ये चार कैटेगरी में मेनली उनको बांटा गया है। तो बार बार आपको यही वर्ड आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दिख रहे थे, यही सेकंड चैप्टर में दिख रहे हैं, आने वाले चैप्टरों में भी यही सब वर्ड दिखेंगे। तो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से लिंक है भाई, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए और निकल लिए। अच्छा, ये पढ़ी हमने फैक्टर इनकम की बात। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या होती है? हमने ट्रांसफर तो सुना था, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। इसको तो हमने सुना था, ये ट्रांसफर होता है। भैया बाकी क्या चीज है ये ट्रांसफर का मतलब, यहाँ क्या है ट्रांसफर इनकम का मतलब, देखते हैं। ट्रांसफर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव विदाउट, समझना, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। सपोज इट इज द यूनिलैटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट। देखो वो फैक्टर इनकम टू साइडेड कॉन्सेप्ट है कि आपने सर्विस दी तो आपको पैसा मिला, एक हाथ लेना दूसरे हाथ देना। मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया, मैंने एक सर्विस दी, आपने पैसे दी, तो टू साइडेड। ये ट्रांसफर इनकम क्या है, डेट इज कॉल्ड वन साइडेड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ठीक है जी, इट इज a unilateral one sided concept. It is not included in national income. ये जब कमाई नहीं है, जब मैं काम ही नहीं कर रहा, कुछ सर्विस ही नहीं दे रहा, तो इसे नेशनल इनकम मानूं? मैं तो नहीं मानता भाई इसे नेशनल इनकम। नेशनल देश की इनकम मैं उसी को मान सकता हूँ जो कोई सर्विस देके कुछ पैसा मिल रहा हो। जब मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा तो मैं देश की इनकम कैसे मान लूं उसे? बात तो आप बताओ सही है कि गलत है? मेरा बात तो सही है भैया। As it does not reflect any production of goods and service. ठीक है, देखो वन साइडेड है, इसमें है ही नहीं, खाली जस्ट ट्रांसफर है, तो उसमें नहीं। इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये कहाँ मिल सकती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी मिल सकती है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और फ्रॉम अब्रॉड। सपोज दैट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत काम की चीज है। जब ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट डाल देगा तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये ट्रांसफर इनकम है या ये फैक्टर इनकम है। अगर आपको ये नहीं पता कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है तो आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो बेटा ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल में ये बता रहा है कि ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट देती है, तो वो कोई सर्विस तो आपने दे नहीं रहे उसके बदले, और आपको पैसा मिल रहा है, तो वो देश की इनकम तो है नहीं, वो तो एक खर्चा है गवर्नमेंट का, इनकम तो है नहीं देश की। स्कॉलरशिप मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जैसे विदेशों में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कोई अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे 10,000 रुपये महीने या 20,000 रुपये महीने घर बैठे मिलते हैं खर्चे के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट को भी बाहर की कंट्रियों में किसी किसी मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मिलते हैं, कह रहे बाहर ही जाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी एटसेट्रा, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल
इनकम, देश की इनकम में इनको नहीं ऐड करेंगे। ठीक है जी, बढ़िया बात है। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स की। जो गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव्ड होता है वो क्या देश की इनकम है, वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाए या नहीं। टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम, देखो उसने पहली क्लियर कर दिया, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम। वाई, कोई सर्विस दे रही है गवर्नमेंट हमें, नहीं, तो क्यों, तो इसे ट्रांसफर इनकम क्यों माना, ऑफ अ गवर्नमेंट एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। Similar subsidies paid by the government are a transfer payment of the government। हालांकि ये भी हमें कोई सर्विस नहीं दे रही है, फिर भी हम इसे ट्रांसफर इनकम मानेंगे, क्योंकि वो कभी कभी क्या करती है, सब्सिडीज भी देती है। किसको, कंपनीज को। किनको, जो अच्छा कर सकते हैं उनको सब्सिडी देती है, कि सब्सिडी पेमेंट करती है, लो भाई आप लो ये सब्सिडी वो सब्सिडी, आप देश की इनकम कैसे भी करके बढ़ाओ, आप देश में तरक्की लेके आओ। देखो बेटा, मैंने ये काम खोला, इससे 4 लोगों का रोजी रोटी भी चल रही होती है। ये इसलिए खोला क्योंकि सभी लोग जॉब करेंगे, आप सब लोग जॉब करोगे तो जॉब देगा कौन, देने वाले भी तो एक आध होने चाहिए। जॉब लेने वाले मत बनो, ऐसी पढ़ाई करो कि दे सको। तो हम बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने की तैयारी कर रहे हैं कि हम बिजनेस लोगों को दे सकें, और बिजनेस दे के सकते हैं, आप लोगों की मदद है, आप लोगों का सपोर्ट है। पढ़ाने में तो मैं अच्छा पढ़ा ही रहा हूँ, पर आपका जो सपोर्ट है, सारी चीजें हैं, आप लोग कुछ अच्छा कर जाओगे तो वैसे ही मेरे नाम हो जाएगा, वैसी तरक्की होगी देश की। जैसे जैसे आप अच्छा करोगे, देश की इनकम बढ़ेगी, आपका नाम हमारा नाम। ठीक है, तो आप जितनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा आपसे, समझे। आपको पढ़ाई अच्छी करनी है, जितनी अच्छी कर सकते हो उतनी अच्छे से जान लगा दो, और कंसेप्ट के साथ पढ़ो, रट्टाफिकेशन नहीं, नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो स्पेशल उसने नोट डाल के दिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ, लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। मैं बात करूँ, एक फर्म की इनकम निकाल रहा हूँ, सपोज दैट फर्म की इनकम निकाल रहा हूँ, इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एक तरफ तो मैं इनकम लिखूंगा और एक तरफ खर्चे लिखूंगा, एक्सपेंस। जितने भी लिखे मैंने, इनकम लिख ली मान लो 2 लाख, खर्चे थे 50,000। तो आप बोलोगे जो एक्चुअल में इसका प्रॉफिट और जो इनकम है वो है आपकी 1.5 लाख, यही है। सपोज डैट इन खर्चों में से गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे देती है आपको, समझना, जैसे ये ना, यहाँ पे मान लो ये दे दिया, सब्सिडीज दे दी, ध्यान रखना, सब्सिडीज मिल गई आपको, कितने की, 20,000 की। ये गवर्नमेंट की तरफ से छूट होती है। तो आपने प्रॉफिट फिर भी आप दिखा रहे हो 1.5 लाख और आपको एग्जैक्ट क्या हो रहा है, एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो जो जेन्युइन प्रॉफिट है आपको हो रहा है, अगर देखा जाए तो आपको 1.7 लाख का हो रहा है, क्योंकि आपने जेब से खर्च 30,000 ही लगे, 20,000 तो गवर्नमेंट नहीं दे दी है। तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है वो आपको खर्चों में से पहले माइनस करना है, देन आपको इनकम में जोड़ना है। ये नहीं कि आप वो पहले इनकम में जोड़ दो, हालांकि ये अभी ऊपर से जा रहा हो, जाने देना, आगे चल के समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो मैंने हमेशा बताया, वेट एंड वॉच एंड पेशेंस,
पेशेंस इसकी, सबर, सबर रखोगे सब मिलेगा। पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं थे उस टाइम पे। भागना नहीं है, दिमाग को भगाना नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से। हाँ, क्लास को स्पीड में देखना है, स्पीड में देखो। 4 बार देखना है, 4 बार देखो। 10 बार देखना, 10 बार देखो। अभी उस पर गौर मत करना, छोड़ दो। अगर नहीं आ रहा दिमाग में कोई बात नहीं, आएगा आगे चल के जरूर आएगा। अच्छा, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। अभी हमने बात करी थी ट्रांसफर की, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। अब ये बात कर रहा है करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। ट्रांसफर रिसिप्ट आर टू टाइप्स। ट्रांसफर कितने तरीके के होते हैं जो हमने अपने बैंक में पढ़ते हैं? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पढ़ते हैं। यहाँ कैपिटल की बात कर रहा है, ठीक है, ये अकाउंट के अंदर की बात हो गई। अब बात कर रहा है ये यहाँ पे करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ इनकम, वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर इज मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर। कैपिटल ट्रांसफर होता क्या, बताऊंगा। करेंट ट्रांसफर आर जनरली रेगुलर इन नेचर, कैपिटल ट्रांसफर आर इरेगुलर। कैपिटल ट्रांजैक्शन बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, बड़ी मतलब मोटी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो आप बताना बड़ी ट्रांजैक्शन। बड़ी ट्रांजैक्शन। यार भैया ये क्या बेवकूफी, बड़ी ट्रांजैक्शन बोलूंगा तो गलत बोल देगा। ये जनरली कभी कभार होती हैं, ये नहीं कि आए दिन कर दिया। कैपिटल से रिलेटेड मोटी ट्रांजैक्शन, जैसे कोई मशीन खरीद ली, भारी भरकम चीजें आप खरीदते हो, तो ये इनरेगुलर होती हैं, रेगुलर नहीं। जो हम छोटी मोटी चीजें कर रहे होते हैं लाइक डेस्क सेविंग अकाउंट से, डेट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। अच्छा, करंट ट्रांसफर आर मीन फॉर कंजप्शन पर्पस, वेयर कैपिटल ट्रांसफर आर मीन फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल बनाने में काम आती है, कैपिटल को और बढ़ाना, बिजनेस को और बढ़ाना, डेवलप करना, ये उन सब चीजों के अंदर काम आती है। और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हमारा करंट ट्रांसफर काम आता है। एग्जाम्पल ऑफ करंट ट्रांसफर, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, जो मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी के रूप में मिल रहा है। कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वॉर डैमेजेस हो गए, ये बड़ी बड़ी चीजों के लिए आगे इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेज एटसेट्रा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांसफर। वेट। अच्छा भैया, ये तो चलो ठीक है, आपने बता दी, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। वेट करो, सब आएगा। थोड़ा सा जो चीज पढ़ी है उसके ऊपर आप दबदबा बनाओ। अब पहले फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को सही से समझो। दोबारा आया तुम्हारे लिए, क्यों डाला, रीजन डाला और डिफरेंस डाला है। अच्छा, कोई भी चीज को लिखने का तरीका, जब आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हो, आप एक चीज देख ध्यान रखना, जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो, तो डेफिनेशन के अंदर अगर आपको मान लो किसी की डेफिनेशन किसी की भी लिखनी है इकोनॉमिक्स के अंदर, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर देखा है हर जगह, वहां पे जो लाइन स्टार्ट होती है, मान लो सपोज डेट यही कोई लाइन है, वो आपसे कहते हैं कि ये बताओ भाई, फैक्टर इनकम को डिफाइन करो। तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर इनकम। ध्यान रखना, यहाँ एक वर्ड जरूर लगता है, रेफर। हर किसी में काम आएगा ये रेफर वर्ड। आप कोई भी डेफिनेशन उठा के देखोगे, इट रेफर दिख रहा है, it refer to income received by factor of production for rendering factor service in the production process। फैक्टर इनकम फैक्टर से रिलेटेड होगी। फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
ठीक है जी। इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये रेफर का हमारी डेफिनेशंस में मोस्टली आपको दिखेगा। तो अगर आप भूल जाओ कोई भी लाइन के फैक्टर इनकम की डेफिनेशन क्या आती है, बस तुम्हें हिंदी में बताया कि फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि लैंड लेबर वगैरह को हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो आप लिख देना फैक्टर इनकम रेफर टू दोज इनकम, आगे दोज इनकम के बाद रिसीव्ड बाय फैक्टर, किस लिए रिसीव्ड हो रहा है, रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि आपने प्रोडक्शन सर्विस में वो एक्टिविटी लगाई है। आप यहाँ पे फिर इंग्लिश का यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में एक चीज खास है कि आप इंग्लिश का यूज जैसे ही करोगे इकोनॉमिक्स में नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको कुछ वर्ड इकोनॉमिक्स के ही डालने पड़ेंगे तभी आपको नंबर मिल सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, नहीं तो इकोनॉमिक्स के अंदर नंबर नहीं मिलते। बहुत बच्चों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, हालांकि है कोई बड़ी चीज नहीं। मेरे 87 थे, इसी मैं अलग बच्चा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं, ऐसा नहीं था भाई, ऐसा नहीं था मैं। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बताएंगे तुम्हें मैं कैसा था कैसा नहीं हूँ, तुम्हारे सामने हूँ जैसा भी हूँ। ट्रांसफर इनकम, इट रेफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। अगर आपने फैक्टर इनकम लिख ली तो आप उसका अपोजिट लिख दो कि यहाँ पर सर्विस दी थी रेंडरिंग, उसके बदले जो भी पैसे मिल रहे हैं उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। या ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है यहाँ पे मैंने कुछ सर्विस दी नहीं है, बस मुझे पैसे मिल रहे हैं। या फिर आप एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हो, अगले पॉइंट में कहीं ना कहीं उसने एग्जाम्पल का भी यूज किया होगा, बताया नेचर। ये बताया कि इट इज इंक्लूड इन द बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा। कंसेप्ट, इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट, ये एक रिसिप्ट कंसेप्ट है, खाली मिला है। ये अर्निंग है, हमें ये करना है, हमें जो भी करना है हमें अर्न करना है। मैं अगर पैसे अर्न कर रहा हूँ तो मैं जॉब करके अर्न कर रहा हूँ, आपको ट्यूशंस पढ़ा के अर्न कर रहा हूँ, तो मैं दोनों जगह सर्विस दे के अर्न कर रहा हूँ, ना कि खाली मुझे रिसिप्ट कंसेप्ट पे जी रहा हूँ। recipient, it received by factor of production like that land labor capital enterprises। यहाँ पर कभी कभी आपको इंटरप्राइजेस की जगह पे इंटरप्रेन्योर भी दिखेगा, तो घबराना नहीं, एक ही बात है। इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड को मिलता है। स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड पेंशन इनकम हो गई, इसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ये आप मान लोगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ मत देना भाई, अब क्वेश्चंस करेंगे तो। अरे नहीं जोड़ेंगे भैया, इस चैप्टर में आप बहुत टाइम लगा रहे हो, क्योंकि अगला चैप्टर नेशनल इनकम ही है, ठीक है। अब यही है, बस एक दो टॉपिक और बचे। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है तुम्हें पढ़े हुए हैं, बत्तख बोल लगेगी तुम्हारी शकल से। तो भैया आपकी भी बोल है भाई, मैं तो जॉब करके आता हूँ, और दो तीन बैच में पढ़ा चुका हूँ, चौथा बैच चल रहा है मेरा। दो ऑफलाइन, दो ऑनलाइन, ठीक है। एक ऑनलाइन वैसे, एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का, ठीक है। फिर भैया इतनी मेहनत कैसे करते हो, कर लेते हैं। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये क्या होता है भैया। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, फलाना ठिकाना, जो मर्जी दे वो देगा। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने बताया था स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, वहां पे क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट हम बार बार जोड़ के नेशनल देश की इनकम ज्यादा हो सकती है, कई तीन चार बार ऐड हो सकते हैं वो, इसलिए गुड्स को भी डिफाइन किया गया, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स, जिससे आदमियों की इच्छा क्या होती है, आदमी की इच्छा या वो सेटिस्फाई होते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज ऑफ गुड्स दे कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स।
वन ऑफ दिस फाइनल गुड्स, सेकेंड इज इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, एंड यूज का क्या मतलब होता है? अगर कोई प्रोडक्ट है, बन के वो दुकान पे आया, दुकान से वो हमारे पास आया, अगर उसका एंड यूज हम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। वो किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है, मेरे लिए वो फाइनल है। अब तुम्हें यहाँ आगे चल के समझ में आ ही जाएगा। फाइनल गुड्स पढ़ लेते हैं पहले, तब समझ जाएंगे। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स रेफर, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रेफर बहुत जगह आएगा। रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन के लिए भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी हम ले सकते हैं फाइनल गुड्स को। फाइनल गुड्स के अंदर आता क्या क्या है? गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर household as they are meant for final consumption like milk purchased by household। अगर मान लो मैं दूध खरीद के लेके आया, खरीद के लाया और पी के समाप्त कर दिया, समाप्त जैसे ही मैंने कर दिया, समझना, अगर मैंने समाप्त कर ही दिया तो फिर वो क्या बन जाएगा? फाइनल गुड्स। अच्छा भैया, इसको पढ़ा क्यों रहे हैं हम? फाइनल गुड्स के में क्या जरूरत है? 5-10 मिनट दो, आपको पता चल जाएगा ये पढ़ क्यों रहे हो। गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट पर्पज से, लाइक मशीनरी खरीदी है, किसके लिए? फर्म के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय द प्रोड्यूसर। देखो, एक तो हाउस होल्ड भी कर सकता है, जो घर में रहता है वो भी तो मशीन वगैरह खरीद सकते हैं ना कुछ खरीद सकते हैं यार बनाने के लिए। और एक प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है, वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो घर वगैरह के लिए खरीद रहे हैं उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे। दोनों के लिए खर्चा तो हो गया, पर दोनों खर्चे को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं, बांट दिया तो बांट दिया। अब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स टोटल निकालना हो तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो ब्रैकेट जो बनाता है ना, ये काला काला का, यहाँ पे इसे अलग कलर करना चाहिए, काला कर देते। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड। ध्यान रखना, जो फाइनल गुड्स हैं वो दोबारा से रीसेल नहीं होने चाहिए, तभी उसे फाइनल बोलेंगे। अगर वो रीसेल हो गया तो वो इंटरमीडिएट बनेगा। It must be noted the final goods are neither resold or nor used for any further transformation। उसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए in the process of production, otherwise it will be become intermediate goods। Why we are studying final goods or intermediate goods? Wait to 5 minutes now। चलो ठीक है। कह रहे भैया मजे ले रहे हो, मजे नहीं ले रहे यार। तुम कोई मजे लेने की चीज हो, पढ़ाई करने की चीज हो कि मजे लेने की चीज हो? पढ़ो, अरे पढ़ तो रहे हैं। पढ़ रहे हो, चलो तो ठीक। आप समझो, इंटरमीडिएट समझते हैं पहले। इंटरमीडिएट गुड्स, intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or further production in the same year, that is called intermediate goods। Goods purchased by resale like milk purchased by dairy shop। मिल्क आया किसके पास? डेयरी वालों के पास।
वो अब सेल कर रहा है, तो पहले इसने इसके पास आया, इसने फिर रीसेल कर दिया। तो गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, अब दूध से क्या बना दिया, मिठाई बना दी, मिठाई बना के बेच दी, तो डेट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। अब होगा क्या, इससे दिक्कत क्या आएगी नेशनल इनकम निकालते समय, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या है ये इशू है, क्या इतना बड़ा इशू क्या चीज है। तो सीधी सी देश के इनकम, सब लोगों की अलग अलग इनकम निकाल के जोड़ देंगे, देश की इनकम निकल आएगी। Important point about the intermediate goods. They are generally purchased by one production unit from another production unit. Intermediate goods remain within the production boundaries. प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर ही रहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जब बता रहा है तो मान लेते हैं। However, all purchased by one production unit from other production unit are not intermediate purchase, intermediate purchase नहीं है। For example, purchase of building, machinery, etc. are not intermediate purchase if they are not meant for resale, as their value is not included in the value of final goods. In fact, such purchase are termed as final product as they are purchased for investment purpose। रहती वो दूसरे प्रोडक्शन के पास हैं, पर लीक इसलिए जाती है, अगर कोई बड़ी चीज खरीदी जा रही है तो वो एक यूनिट से, एक फर्म से, कोई एक फर्म बनाती है मशीन, मान लो मैं इस फर्म फर्म में काम करता हूँ, ये मेरी मशीन का यूज है, इस मशीन से मैं कुछ ना कुछ गुड्स बनाऊंगा, तो ये जो मशीन ली है ये फाइनल प्रोडक्ट है, ना कि इंटरमीडिएट, क्योंकि है तो हमारे दोनों के पास ही, यहाँ से यहाँ आ गई, बट ये इंटरमीडिएट नहीं मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, बताओ भाई, क्या मानी जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट मानी जाएगी। ओके भैया, बेटा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं करा के रहूंगा इसे। दे हैव ड्राइव डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, ठीक है जी। They are not yet to ready for use by their final user. Some value has to be added to the intermediate goods. For example, sugar purchased by sweet shop in intermediate goods, as some value is the added to sugar for making sweets। इस समझना चीजों को, ऐसे हल्के मत लेना। ड्यूरेबल गुड्स, तो कोई पेज मिस किया है क्या हमने, नहीं 2.5 है, 2.5 के बाद 2.6 है। भाई मैं एक एक लाइन क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, रीजन है। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये जब आप फंसोगे ना फिर नहीं कर पाओ। अच्छा, अच्छा, नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स भी आगे होंगे इसके अंदर। ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल एटसेट्रा परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री purpose are included under the category of intermediate goods as they are used to produce defense service and not for market sale। ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, थोड़ा ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल नाम ही ऐसा है, ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चले थोड़ा सा। और जैसे मिलिट्री के पर्पज से लिए जाएंगे तो उसे किस चीज में इंक्लूड करेंगे, बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स in merge with the value of final goods। For instance, suppose a miller wire wheat worth 700 and converted into, आटे में कन्वर्ट कर दिया, गेहूं थे उसके पास, उसने कन्वर्ट कर दिया, इसे आटा बना दिया, उसको हम फ्लोर कहते हैं इंग्लिश में, उसकी वैल्यू कर दी 1000, लिया था 700 में, कन्वर्ट हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ फ्लोर फाइनल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ व्हीट इंटरमीडिएट गुड्स। इसकी वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, तो आप देखोगे तो दो दो बार वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी, व्हीट की यहाँ पे भी कॉस्ट इंक्लूड है, वहां पे भी हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में से लेना किसको है, एक ही बार लेने चाहिए नेशनल इनकम में। अगर मैं दोनों डाल दूं तो गलत हो जाएगा कि नहीं,
ये बात तो सही कह रहे हो। अब देखते हैं तुम्हारा बचा क्या है। थोड़ा सा और बचा होगा, ज्यादा नहीं। अच्छा, अभी तो है, दम है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी दम निकालेंगे। दम है भाई चैप्टर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि फिर ऊपर से चला जाएगा आपको। इतना ही रखो, इतना ही रिवीजन लो, देन फिर करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।